Hi friends, myself Aryan Kumar from Faculty of Law, Delhi University, and today we will be discuss the one of the most important topic regarding the entrance examination, union and its territory in the Constitution. So it is given in the part 4 and article 1 to 4, and before it मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने बहुत प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बता रखा है कि हम लोग एक कोचिंग मतलब क्रैश कोर्स करा रहे हैं और जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी बंदे मतलब इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर लें। मैं उसका लिंक जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और लिंक नहीं, हम अपना नंबर डालेंगे, आप वहाँ पे हमें व्हाट्सअप करके कंसल्ट कर सकते हैं। और एक चीज और कीजिए, अभी मतलब सीटें लगभग हमारे पास 450 के करीब हो गया है और अभी मोर देन 50 स्टेट के स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं। तो प्लीज आप हमसे जुड़िए और हम लोग वहाँ पे आपकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक से रिलेटेड वाट एवर जो कुछ भी है। सो इससे आपकी जो तैयारी भी होगी वो अच्छी तरीके से होगी और हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वी डिस्कस अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर बीएचयू से। डीयू से तो मतलब मैंने देखा 2013 में एक क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन बीएचयू के रिगार्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक माना गया। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 1 से 4 पार्ट 1 में दिया गया है आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल रिलेटेड टू द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। आर्टिकल फर्स्ट कहता है नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन। ये मतलब नाम और टेरिटोरी के बारे में बताता है। आर्टिकल सेकंड एंड एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। और आर्टिकल थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। आर्टिकल 4 है लॉ ऑफ द मेड अंडर द आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द 4th शेड्यूल एंड सप्लीमेंट इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। अब देखते हैं कि ये मतलब डिटेल में हम देखते हैं कि आखिर ये कहता क्या। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में अगर आप जाएं, जिसमें नेम और टेरिटोरी के बारे में बात किया गया, तो कहा गया है कि जो इंडिया है, इंडिया दैट इज द भारत, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इंडिया मीन्स भारत, और भारत जो है वो यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। ठीक है, उसमें ये कहा गया है, अगर इसके क्लॉज 2 को देखें तो स्टेट द टेरिटोरी देयरफॉर शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल अगर आप देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसके बारे में मतलब इसमें कितने स्टेट्स हैं, तो आपको आज के डेट में प्रेजेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज के डेट में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये कब मतलब बाई फॉरगेट किए गए। और ये भी हो सकता है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में भी आपको पूछ रहे। तो इसमें आपको हम बता दें कि आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 35A जो है वो इम्पावर द जम्मू कश्मीर स्टेट टू डिफाइन द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। तो ये स्पेशल राइट्स ऑफ द मतलब जो भी प्रिविलेज की बात करता है, जो परमानेंट वहां के रेसिडेंट है। तो ये मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपको चीजें याद रखनी होगी। उसके बाद से देखें कि आर्टिकल 1 के ही अगर क्लॉज 3 को देखें तो द टेरिटोरी ऑफ इंडिया कंप्रोमाइज, मतलब टेरिटोरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या आता है, तो द टेरिटोरी ऑफ द स्टेट का जो टेरिटोरीज है वो आते हैं। और बी पार्ट अगर देखें तो यूनियन टेरिटोरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी स्टेट दे रखे हैं उसको जाके देखिए तो उसमें 28 अभी करेंट वाला 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरीज है। ठीक है, फिर आपको सी पार्ट में दे रखा है द टेरिटोरीज में भी एक्वायर्ड, मतलब जो टेरिटोरीज जिसको हम एक्वायर्ड कर सकते हैं। आप आर्टिकल 2A को देखें तो उसमें जो था कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, सिक्किम को एसोसिएट किया गया था हमारे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो मतलब 1975 ये आपको 36th अमेंडमेंट में सिक्किम को एसोसिएट किया, यानी नए राज्य के तौर पे उसको प्रवेश दिया गया था हमारे मतलब इंडियन यूनियन में। ठीक है, और आर्टिकल 3 के बारे में बात करें तो वो बात करता है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। और
आप आर्टिकल 3 जो बात करता है कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, यानी कोई भी नया स्टेट अगर आपको बनाना है, ठीक है, या अल्टरेशन ऑफ द एरिया, जो उसके एरिया को घटाना बढ़ाना है, या उसके बाउंड्रीज को या उसके नाम का मतलब नाम चेंज करना। जैसे बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, आज अगर आप चाहते हैं कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली के मतलब एरिया को आप घटाना बढ़ाना चाहें, आपको लग रहा है कि नहीं पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो थोड़ा एरिया बढ़ा दें, दूसरे राज्यों से मतलब उसके कुछ पार्ट्स लेकर इसमें मिला दें। ये हो सकता है कि दिल्ली के मतलब एरिया को डिमिनिश मतलब कम भी कर सकते हैं, या लगता है कि आजकल जो नाम चेंज करने का एक दौर चला है, तो ये भी हो सकता है कि आप कहें कि नहीं इसका नाम, दिल्ली का नाम चेंज करके कुछ और रख दें। तो इसके बारे में चर्चा किया गया आर्टिकल 3 में। तो इसमें है कि इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, मतलब उसको बढ़ा सकते हैं, डिमिनिश द एरिया कम कर सकते हैं, या अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। किसी भी अगर मान के चले दिल्ली के एरिया को आप बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी राज्य के बाउंड्री को तो आपको कम करना ही पड़ेगा, तो अल्टर कर सकते हैं। और अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट के नाम को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके जितने भी प्रोविजन है वो आर्टिकल 3 में दे रखे हैं। आर्टिकल 4 तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीजें रही, एक बेसिक आइडियाज रही आपके यूनियन एंड टेरिटोरीज के बारे में। और कुछ और पॉइंट्स हम इसमें एड ऑन करना चाहेंगे, जैसे मतलब इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन एंड टेरिटोरीज, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। तो आप देखिए जब इंडिया बाय फॉरगेट हुआ था, मतलब 1947 में जब हमें आजादी मिली थी अंग्रेजों से, तो इंडिया दो भाग में बटा था। सबको पता है कि मतलब एक पाकिस्तान का डोमिनियन और एक इंडिया का अपना डोमिनियन था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट तो वो बाद में अलग चीज था कि बाद में उनको मतलब जो इंडिया से मिलना चाहते थे वो मिले, और जो पाकिस्तान से मिलना चाहते थे मिले। कुछ ऐसे भी रहे जो मतलब उनको जबरदस्ती मिलाया गया था, जैसे जूनागढ़ के नवाब साहब थे जो मतलब मिलना नहीं चाहते थे इंडिया में। तो वो तो उस समय के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने बाई फोर्सली या कुछ भी कहे उन्हें इंडिया में मिलाया गया, ठीक है। उसके बाद से अगर देखें तो उस समय अगर आप देखें तो क्या हुआ था कि साउथ में ये बात उठी कि नहीं, आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट करें, वो लिंग्विस्टिक आधार पे करें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि भाषा के आधार पे राज्य का निर्माण करना या बांटना। तो इसके लिए 3 कमीशन मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भी कमीशन बनी थी, लेकिन 3 हम चर्चा करेंगे। एक धर कमीशन था, दूसरा जेवीपी, जिसमें जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक पी से है आपका पताभी सीतारमैया। ये 3 लोग एक कमेटी थी जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बारे में हम देख लेते हैं। और 3rd जो थे फजल अली कमीशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धर कमीशन के बारे में कहें तो धर कमीशन 1948 जून 1948 में इसका गठन किया गया था, और एसके धर इसके चेयरपर्सन थे। और इसमें क्या हुआ था कि ये लोग अपना रिपोर्ट सौंपे कि क्या सच में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट होनी चाहिए, वो लिंग्विस्टिक आधार पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो दिसंबर 1948 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फैक्टर पे ना करें, बल्कि आप एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है कि इतनी बड़ी कंट्री और कैसे उसको मतलब उस पर राज्य करना है। तो अगर इसको टुकड़ों में ना करके किया जाए, मतलब छोटे छोटे भागों में ना बांट के किया जाए, तो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है। तो बोले कि नहीं, आप लिंग्विस्टिक आधार पर राज्य का गठन ना कीजिए, बल्कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर कीजिए कि आप कितने मतलब कैपेबल है, कितने पार्ट पे कैपेबल हैं एडमिनिस्टर करने के लिए, अच्छे सुविधाएं लोगों को पहुंचाने के लिए, इस आधार पर कीजिए। तो इस कमेटी की रिपोर्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो फिर जेवीपी जो मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पितावी सीतारमैया जी थी, इनकी कमेटी की गठन हुई और 19 दिसंबर 1948 में, और इन्होंने रिपोर्ट सौंपा अप्रैल 1949 में, और उन्होंने भी मतलब रिजेक्ट कर दिया ऑन लैंग्वेज, मतलब बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक, मतलब भाषा के आधार पर राज्य का गठन का निर्माण का उन्होंने ये लोग भी मतलब रिजेक्ट कर दिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि 19 अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट पर बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर बनाया गया साउथ में, और उसमें एक मतलब लीडर थे पोटी श्री रामालू, जो 56 दिनों तक मतलब हंगर स्ट्राइक किया, और 56 दिनों के हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी डेथ हो गई, मतलब स्ट्राइक के समय ही।
तो ये मुद्दा इतना गर्म हो गया कि गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, और गवर्नमेंट ने पहली बार ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पे एक राज्य का निर्माण किया जो आंध्रा है, ठीक है। और उसके बाद से क्या हुआ, जब आंध्रा जैसे बना, देश में और भी पार्ट में लोगों ने खलबली मचाना स्टार्ट कर दिया कि नहीं अब मतलब भाषा के आधार पे हमें भी अलग करो। तो फिर फजल अली कमीशन की एक गठन किया गया दिसंबर 1953 में, और ये जो 3 मेंबर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली, और इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा दिसंबर 1955 में, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं सही है कि लैंग्वेज के आधार पे आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करें, लेकिन उन्होंने ये भी शर्त रखा कि इन्होंने रिजेक्ट किया द थ्योरी ऑफ द वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट। मतलब ये नहीं कि भाषा के आधार पे आप राज्य का फॉर्मेशन करें तो मतलब एक लैंग्वेज और एक स्टेट, ये वाली कंसेप्ट नहीं चलेगी। जैसे मान के चलिए हम बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे कई तरह की भाषाएं, भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, पटना वगैरह में चले जाइए तो उन लोग का अपना एक अलग ही मतलब मगही भाषा, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो हम ये कहें कि नहीं सब भाषा के आधार पे जैसे भोजपुरी बोलने वालों के लिए एक अलग स्टेट बना, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। मैथिली के लिए वाले भी तो बोलेंगे कि हमको भी एक अलग स्टेट कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पे कीजिए, लेकिन वन लैंग्वेज और वन स्टेट वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 को उस समय इंडिया में 14 स्टेट बने, और मतलब और 6 यूनियन टेरिटोरीज थे, जिसको मतलब बाद में इसके बारे में और भी है ये कि यूनियन टेरिटोरीज कौन कौन है 14, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है नाम 14 कौन थे। और आप आज के डेट में देखिए कि 28 तो कहीं ना कहीं तो बाई फॉरगेट हुए ही, और यूनियन टेरिटोरीज उस समय 6 थे। उस समय जैसे आप देखिए हिमाचल प्रदेश भी यूनियन टेरिटोरीज था, मणिपुर था, त्रिपुरा था। आज के डेट में देखिए सबको स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी मतलब आपको यूनियन एंड टेरिटोरीज के बारे में। और हम आपको बता दें कि नए स्टेट के फॉर्मेशन कौन कौन से हुए थे। तो महाराष्ट्र और गुजरात का बंटवारा हुआ था स्टेट ऑफ बॉम्बे से 1960 में, दादरा नगर हवेली 1954 में पुर्तगीज से जो लेकर बनाया गया था। फिर उसके बाद दमन एंड दीव जो था 1961 में, ये भी पुर्तगीज से लेकर ही इसका मतलब इसको, और गोवा जो इनको नया स्टेट बनाया गया, और यूटी और नया स्टेट। गोवा जो था 25वां स्टेट था 1987 में, इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था, ठीक है। पुडुचेरी भी था, ये भी जो फ्रेंच जो थे फ्रांस के शासन में था, तो इसे 1954 में मतलब यूनियन टेरिटोरीज का दर्जा मिला। और ये जो था आपको 1954 इंडियन टेरिटोरी और बिकम यूनियन टेरिटोरी 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। फिर देखें नागालैंड 1963 में एक नया राज्य उभर कर आया, ये 16वां राज्य था भारत का। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश ये 1966 में मतलब आए, मतलब 17वीं, 18वीं और 19वीं रेस्पेक्टिवली ये नए राज्य बन के आए। फिर आप देखिए कि मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय 1972 में 2 यूनियन टेरिटोरी, मणिपुर और त्रिपुरा जो थे ये बाहर निकल के आए, और 20वीं और 21वीं रेस्पेक्टिवली यूनियन टेरिटोरीज ऑफ द मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश कम इनटू बीइंग, ये चीजें आई। फिर आप देखें कि सिक्किम 1947 में सिक्किम को मतलब प्रिंसली स्टेट था उस समय, एक चोग्याल मतलब वंश था, उनके द्वारा शासित किया जाता था। तो 36वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में मतलब कंप्लीटली कहे कि सिक्किम को फुल फ्लेज मतलब स्टेट का दर्जा दे दिया गया, और यह 22वीं स्टेट था। फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में 23वीं 24वीं स्टेट बनकर आए मतलब इंडियन यूनियन में, और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये जो था 2000 में रेस्पेक्टिवली। छत्तीसगढ़ को अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड जो था आपको उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और झारखंड बिहार में। तो ये जो थे 26, 27वीं और 28वीं स्टेट थे। और सबसे लेटेस्ट जो था तेलंगाना 2014 में आया था, ये 29वीं राज्य में। और अभी का सबसे लेटेस्ट जो है मतलब जम्मू एंड कश्मीर जब 2 भागों में बटा है, तो एक लद्दाख जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक लद्दाख हो गया आपको यूटी और जम्मू एंड कश्मीर। तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरीज आज के डेट में है। तो ये
मतलब रहा एक पूरा मैंने कवर किया यूनियन एंड टेरिटोरीज के बारे में। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज आप मैं ये जो है अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालता हूँ, तो आप वहाँ पे आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा कि इससे भी रिगार्डेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना के डालता चला जाऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम क्लास लेते हैं, तो जो पढ़ाते हैं और सोच रहे हैं कि उसकी एक वीडियो सीरीज भी बनाकर ऐसे डाल दे कि ताकि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है। थैंक यू सो मच। प्लीज आप हमारा सहयोग कीजिए। जो भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं तो आप मतलब हमारे व्हाट्सएप पर बोलिए कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन हमें दे और हम उन्हें ग्रुप में ऐड करेंगे। और आई होप जितने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उनकी सिलेक्शन मतलब पक्की हो, इतना तो मतलब कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। और जिस तरह से हमें सपोर्ट मिला है, अभी तक लगभग 450 के करीब बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं और लगभग 15 स्टेट से क्रॉस कर चुका है। तो थैंक यू सो मच।